दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एडल। दोस्तों एडल का मतलब होता है उलझाना, भ्रमित करना, किसी को कंफ्यूज करना। यानी कि जब आप किसी को कंफ्यूज कर देते हो, किसी बात में उलझा देते हो या फिर उसे भ्रमित करते हो यानी कि कंफ्यूज करना ही होता है, तो उसे हम कहते हैं एडल करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंफ्यूज, मडल, पजल या फिर बीविल्डर। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कि किसी को भ्रमित कर देना, किसी को कंफ्यूज कर देना, उलझन में डाल देना किसी को, यानी कि सोचने पर मजबूर कर देना। यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उलझन में पड़ जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। यानी कि उसके पास अगर कोई दो चीज़ें हैं, कोई दो ऑप्शंस है, अगर उसे समझ नहीं आता कि किसको चूज़ करना है, वो एक प्रकार का कन्फ्यूज़ है, यानी कि कन्फ्यूजन है, सॉरी कन्फ्यूजन है, मतलब कि वो एक प्रकार से कन्फ्यूज़ हो चुका है। यानी कि कन्फ्यूज, मडल, पजल, बेविल्डर, इन चारों का ही मतलब होता है कि किसी को भ्रमित कर देना, किसी को किसी उलझन में डाल देना, सोच की उलझन में डाल देना, तो उसे हम कहते हैं यानी कि कंफ्यूज, मडल, पजल या फिर बेविल्डर। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका है क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, सिंप्लीफाई या फिर एनलाइटन। दोस्तों क्लैरिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट करना। एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी चीज़ को समझाना बिना किसी कन्फ्यूजन के। सिंप्लीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को आसान करके बताना। और एनलाइटन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हाईलाइट करके बताना, यानी कि किसी चीज़ के प्रति जागृति करना, तो उसे हम कहते हैं एनलाइटन। तो आई होप आपको सारे एंटोनिम्स भी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, जो कि है क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, सिंप्लीफाई या फिर एनलाइटन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टफ क्वेश्चन एडल माई माइंड। यानी कि जो टफ क्वेश्चन था, यानी कि कठिन क्वेश्चन ने क्या किया है, कठिन सवाल ने जो है वो मेरे दिमाग को पूरी तरह से उलझा दिया, यानी कि मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एडल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सरप्टिशियस। दोस्तों सरप्टिशियस का मतलब होता है गुप्त या फिर चोरी छिपे किया गया। यानी कि ऐसा कोई काम जो मतलब कि चोरी छिपे किया जाता है, गुप्त तरीके से किया जाता है, यानी कि लोगों की नज़रों से बचकर किया जाता है ताकि किसी को पता ना चल पाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सरप्टिशियस, यानी कि गुप्त, यानी कि किसी भी चोरी छिपे किए हुए काम को हम कहते हैं सरप्टिशियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सीक्रेट, हिडन, क्लैंडस्टाइन या फिर फर्टिव। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कोई चीज़ मतलब कि गुप्त होना, कोई चीज़ छुपी हुई होना। क्लैंडस्टाइन का भी मतलब होता है छुपा हुआ होना कोई चीज़, या फिर फर्टिव का भी मतलब होता है कोई चीज़ मतलब कि गुप्त तरीके से होना या फिर छुपी हुई होना। तो इन चारों का एक ही मतलब है, यानी कि सीक्रेट, हिडन, क्लैंडस्टाइन या फिर फर्टिव, इनका मतलब होता है गुप्त या फिर छुपा हुआ। एंटोनिम इसका है ओपन, ओवर्ट, फ्रैंक या फिर ऑनेस्ट। ओपन का मतलब होता है जो चीज़ खुली है, ओवर्ट का मतलब होता है जो चीज़ सबके सामने है, फ्रैंक का मतलब होता है जो चीज़ मतलब कि घुलने मिलने वाली है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मिलनसार कोई अगर चीज़ है। और ऑनेस्ट का मतलब होता है जो कोई सच्ची बात है, तो उसे हम कहते हैं ईमानदार है, कोई चीज़ अगर सच्ची है तो उसे हम कहते हैं ऑनेस्ट। यानी कि एक तरफ हमारा था कि कोई चीज़ मतलब कि गुप्त तरीके से की जा रही है, कोई चीज़ छुपी हुई है, कोई चीज़ मतलब कि चोरी छुपे की जा रही है, और वहीं हमारा जो एंटोनिम है वो ये बताता है कि कोई चीज़ सबके सामने है, ओपन है, बिल्कुल फ्रैंक है, ऑनेस्ट है, सच्ची है, तो उसे हम कहेंगे ओपन, ओवर्ट, फ्रैंक या फिर ऑनेस्ट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दे हैड अ सरप्टिशियस मीटिंग एट नाइट। यानी कि उन्होंने जो है वो रात में चोरी छुपे, यानी कि गुप्त तरीके से, यानी कि सबसे छुप कर, सबकी नज़रों से बचकर एक मीटिंग की, यानी कि क्या की, सभा की, यानी कि मीटिंग की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सरप्टिशियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अपर्टेनेंसेस। दोस्तों अपर्टेनेंसेस का मतलब होता है सहायक वस्तु या फिर सहायक साधन, यानी कि ऐसी कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो मेन चीज़ को सपोर्ट करती हो। यानी कि अगर कोई मेन चीज़ है और उसे चलाने के लिए जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी एक्स्ट्रा चीज़ों की मदद लगती है। यानी कि जब कोई मेन चीज़ को एक्स्ट्रा चीज़ें सपोर्ट करती है, बाकी की जो दो चार चीज़ें होती है वो उसे मिलकर चलाती है, सपोर्ट करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उन एक्स्ट्रा चीज़ों को, यानी कि जो मदद करने वाली चीज़ें हैं, उस मेन बॉडी को हेल्प करने वाली जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं अपर्टेनेंसेस, यानी कि सहायक वस्तु या फिर सहायक साधन, यानी कि मदद करने वाला साधन या फिर मदद करने वाली वस्तु जो हमारी किसी एक मेन चीज़ को मदद करती है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जब मदद करती है किसी एक मेन बॉडी को, तो उन सारी चीज़ों को जो बाकी है, मतलब कि जो साइड में मदद करने वाली जो चीज़ें हैं, उन्हें हम कहते हैं अपर्टेनेंसेस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सेसरी, इक्विपमेंट या फिर अटैचमेंट। एक्सेसरी, इक्विपमेंट या फिर अटैचमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ होना, यानी कि कोई ऐसी वस्तु होना जो मतलब कि किसी और चीज़ के लिए मदद करे, जो अटैचमेंट हो, उससे जुड़कर आए, यानी कि उससे जुड़कर आए, यानी कि उसके उसे चलाने में मदद करे, यानी कि उसके बिना अगर कोई काम मतलब कि नहीं हो सकता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सेसरी, इक्विपमेंट या फिर अटैचमेंट का मतलब समझ पाएंगे। एंटोनिम इसका है एसेंशियल, नेसेसिटी या फिर मेन, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ मतलब कि ज़रूरी है, यानी कि जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता, जो एसेंशियल है, जो नेसेसिटी है, जो मेन है, यानी कि जो मुख्य चीज़ है, तो उसे हम कहते हैं एसेंशियल, नेसेसिटी या फिर मेन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अ कीबोर्ड इज एन अपर्टेनेंसेस ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि जो कीबोर्ड होता है वो कंप्यूटर का क्या है, तो सहायक वस्तु है कंप्यूटर की, या फिर कंप्यूटर का सहायक साधन है, क्योंकि कीबोर्ड के बिना जो है वो कंप्यूटर हम यूज़ नहीं कर सकते। और वैसे ही कंप्यूटर की और भी बहुत सारे अपर्टेनेंसेस है, जैसे कि माउस है, सीपीयू है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें से ही एक क्या है, तो उनमें से ही एक है कीबोर्ड। यानी कि कीबोर्ड क्या हो गया, अपर्टेनेंसेस हो गया, क्योंकि वो जो है वो हमारा कंप्यूटर एक मेन बॉडी है जिसको हेल्प करने का काम करता है। तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ पाओगे कि अपर्टेनेंसेस यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परटर्बेशन। दोस्तों परटर्बेशन का मतलब होता है चिंता, व्याकुलता, अस्थिरता या फिर बेचैनी। यानी कि एक तरीके से जो है वो मन में नर्वसनेस होना, बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रेशर होना या फिर चिंता होना, किसी चीज़ की एंजाइटी होना, टेंशन होना, व्याकुलता होना। यानी कि एक तरीके से मन में होता है ना कि अब क्या होगा आगे, यानी कि हमें उस चीज़ की चिंता होती है, हमें उस चीज़ का टेंशन होता है, या फिर हमारा जो मन है वो बेचैन होता है, यानी कि एक जगह पर जो है वो स्थिर नहीं होता। तो उसे हम कहते हैं परटर्बेशन, यानी कि मन में किसी भी प्रकार की चिंता होना, व्याकुलता होना, अस्थिरता होना, यानी कि मन स्टेबल ना होना, या फिर मन में नर्वसनेस होना, बेचैनी होना, तो उसे हम कहते हैं परटर्बेशन। यानी कि ये जो चिंता, व्याकुलता, अस्थिरता और बेचैनी है, उसे हम कहते हैं परटर्बेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एंजाइटी, डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन या फिर वरी। एंजाइटी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा चिंता होना, एक तरीके से जो है वो मतलब कि माइंड पे प्रेशर होना कि क्या होने वाला है, यानी कि किसी चीज़ की चिंता खाई जाना, तो उसे हम कहते हैं एंजाइटी। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है अस्थिरता होना, यानी कि बिल्कुल अस्त व्यस्तता होना मन में। कन्फ्यूजन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल होना, उलझ होना, यानी कि एक तरीके से उलझन होना बेसिकली। और वरी का मतलब यही होता है कि चिंता होना, टेंशन होना, तो उसे हम कहते हैं वरी। तो ये सारे हमारे सिनोनिम्स हैं, जो कि है एंजाइटी, डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन या फिर वरी। अब अगर बात करें एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है कामनेस, पीस, ट्रैंक्विलिटी या फिर रिलैक्सेशन। दोस्तों कामनेस, पीस और ट्रैंक्विलिटी या फिर रिलैक्सेशन चारों का ही मतलब होता है कि शांति की स्थिति होना, यानी कि बिल्कुल पीस होना, बिल्कुल जो है वो शांति होना, बिल्कुल शांत माहौल होना, या फिर वो मेंटली हो सकती है, या फिर यानी कि एनवायरनमेंट में भी हो सकती है, किसी भी तरीके की शांति होना। बेसिकली हमारा जो मन है वो शांत होना, हमारा माइंड शांत होना, एक प्रकार का पीस हमारे मन और माइंड में होना, तो उसे हम कहते हैं कामनेस, पीस, ट्रैंक्विलिटी या फिर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब होता है एक तरीके से आरामदायक स्थिति होना, तो उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी फेल्ट ग्रेट परटर्बेशन बिफोर द एग्जाम। यानी कि उसे जो है वो एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि एग्जाम में क्या होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परटर्बेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिसग्रंटल।
दोस्तों डिस्ग्रंटल का मतलब होता है नाराज करना, असंतुष्ट करना, क्रोधित करना या फिर परेशान करना। तो इन चारों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिस्ग्रंटल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई नाराज़ हो जाता है या फिर आप किसी को नाराज़ कर देते हो अपनी बातों से, अपनी एक्टिविटीज़ से, तो उसे भी हम कहते हैं डिस्ग्रंटल। या फिर अगर कोई असंतुष्ट होता है यानी कि अपने आपके कामों से या फिर आपकी बातों से अगर कोई अनसेटिस्फाइड हो जाता है, तो उसे भी हम डिस्ग्रंटल कह सकते हैं। या फिर अगर कोई क्रोधित हो जाता है, परेशान हो जाता है यानी कि कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसे भी हम जो है वो डिसग्रंटल होना या फिर करना कह सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इरिटेट, अनॉय, एजिटेट या फिर डिसप्लीज। दोस्तों इन चारों का ही क्या मतलब होता है? इरिटेट या फिर अनॉय का मतलब होता है परेशान करना, सताना, एक तरीके से गुस्सा दिलाना। एजिटेट या फिर डिसप्लीज का मतलब होता है कि किसी को नाराज करना, किसी को मतलब कि हताश करना, उदास करना या फिर असंतुष्ट कर देना, तो उसे हम कहते हैं एजिटेट या फिर डिसप्लीज। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है प्लीज, सेटिस्फाई, डिलाइट या फिर अपीज। दोस्तों प्लीज़ या फिर सेटिस्फाई का मतलब होता है किसी को संतुष्ट करना, किसी को सेटिस्फाई करना। और वहीं हमारा डिलाइट का मतलब होता है किसी को खुश करना, यानी कि किसी को जो है वो मतलब कि खुशी प्रोवाइड करना। और वहीं जो हमारा अपीज़ ये वर्ड है, अपीज़ का मतलब होता है कि किसी को मनाना, किसी को बहलाना फुसलाना या फिर किसी को जो है वो मतलब कि मना लेना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं अपीज़। यानी कि बेसिकली ये जो सारे वर्ड्स है प्लीज़, सेटिस्फाई, डिलाइट या फिर अपीज़, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स है जो दिखाते हैं कि किसी को खुश करना, किसी को मनाना, किसी को सेटिस्फाई करना। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इन चारों वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे डिसग्रंटल के एंटोनिम्स हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डिले इन पेमेंट डिसग्रंटल द वर्कर्स। यानी कि जिस तरह से पेमेंट में जो है वो मतलब कि देरी हो गई, यानी कि डिले हो गया, तो उससे क्या हुआ कि वर्कर्स में जो है वो एक तरीके से नाराज़गी आ गई, यानी कि वो जो है वो मतलब कि इस चीज़ से अनसेटिस्फाई हुए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसग्रंटल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डैमनेशन। दोस्तों डैमनेशन का मतलब होता है श्राप, अभिशाप या फिर दंड की स्थिति। यानी कि ये जो वर्ड है वो श्राप को दिखाता है, यानी कि अगर किसी को श्राप मिलता है, किसी को कर्ज किया जाता है, उसे अभिशाप दिया जाता है, तो उसे भी हम जो है वो डैमनेशन कहते हैं। या फिर कोई दंड की स्थिति होती है, लेकिन ये जो दंड की स्थिति है वो बेसिकली मृत्यु के बाद की दंड की स्थिति होती है। यानी कि मृत्यु के बाद किस प्रकार का जो दंड है, यानी कि हमारे जो कर्म है उसका जो हमें एक लेखा जोखा जो होता है वो भोगना पड़ता है, उस तरीके से हमें जो है वो दंड मिलता है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं डैमनेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कंडेमनेशन, कर्स, पनिशमेंट या फिर रुइन। दोस्तों कंडेमनेशन का मतलब होता है कि किसी की आलोचना करना, निंदा करना। कर्स का मतलब होता है कि किसी का अभिशाप यानी कि श्राप जिसे हम कह सकते हैं। पनिशमेंट का मतलब होता है दंड यानी कि सजा। रुइन का मतलब होता है बर्बादी यानी कि किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। एंटोनिम अगर देखें तो एंटोनिम इसका है सैल्वेशन, ब्लेसिंग, रिडेम्पशन या फिर मर्सी। दोस्तों सैल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष, यानी कि जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सैल्वेशन हम उसे कहते हैं। ब्लेसिंग का मतलब आपको पता है, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। रिडेम्पशन का मतलब होता है मुक्ति, यानी कि किसी चीज़ से मुक्ति मिल जाना, सजा से मुक्ति मिलना, श्राप से मुक्ति मिलना, किसी भी चीज़ से मुक्ति मिलना, तो उसे हम कहते हैं रिडेम्पशन, यानी कि एक प्रकार से छुटकारा मिल जाना। और मर्सी, मर्सी का मतलब होता है दया, यानी कि दया की भावना, तो उसे हम कहते हैं मर्सी। तो दोस्तों ये सारे हमारे क्या है? एंटोनिम्स है किस चीज़ के? तो डैमनेशन इस वर्ड के। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही वॉज अफ्रेड ऑफ डैमनेशन आफ्टर डेथ। यानी कि वो जो है वो मतलब कि मृत्यु के बाद किस प्रकार का श्राप मिलेगा, किस प्रकार का दंड मिलेगा, किस प्रकार की सज़ा मुझे भोगनी पड़ेगी, इस चीज़ को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंता में था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डैमनेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है होमोलोगेट। दोस्तों होमोलोगेट का मतलब होता है स्वीकृत करना, आधिकारिक रूप से मान्यता देना। यानी कि किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, लेकिन लीगल तरीके से। यानी कि जब भी किसी चीज़ को जो है वो मान्यता दी जाती है, स्वीकार कर लिया जाता है, लीगल तरीके से स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं होमोलोगेट करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अप्रूव, रैटिफाई, एंडोर्स या फिर वैलिडेट।
दोस्तों यहाँ पर अप्रूव का मतलब होता है कि किसी चीज़ को स्वीकृति देना, किसी चीज़ को मतलब कि मान्यता दे देना। रैटिफ़ाई का भी सेम मतलब होता है, रैटिफ़ाई का भी मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब कि स्वीकृति देना, किसी चीज़ को है मतलब कि मान्यता दे देना। एंडोर्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ का समर्थन करना, किसी चीज़ का समर्थन करना यानी कि किसी चीज़ के साथ खड़ा होना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। और वैलिडेट का भी सेम मतलब होता है कि मान्यता दे देना, किसी चीज़ को जो है वो आधिकारिक स्वीकृति दे देना। तो उसे हम कहते हैं वैलिडेट। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है रिजेक्ट, डिनाई, डिसअप्रूव या फिर रिफ्यूज। रिजेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को टाल देना या फिर किसी चीज को जो है वो मना कर देना। डिनाई का भी सेम मतलब होता है, डिनाई का मतलब होता है मना करना, टाल देना। डिसअप्रूव का भी मतलब होता है अस्वीकार कर देना यानी कि किसी चीज को मान्यता ना देना। और रिफ्यूज का भी मतलब होता है मना कर देना किसी चीज से या फिर किसी चीज को अस्वीकार कर लेना। तो उसे हम कहते हैं रिफ्यूज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कोर्ट होमोलोगेटेड द न्यू लॉ। यानी कि कोर्ट ने क्या किया कि नए कानून को आधिकारिक स्वीकृति दे दी यानी कि मान्यता दे दी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो होमोलोगेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉम्बैटिव। दोस्तों कॉम्बैटिव का मतलब होता है झगड़ालू या फिर लड़ाकू स्वभाव वाला, यानी कि जिसका स्वभाव, जिसका जो मतलब कि टेम्परामेंट है वो थोड़ा लड़ाकू होता है या फिर झगड़ालू होता है। यानी कि जो हमेशा मतलब कि मौका देखता रहता है कि कहाँ उसे जो है वो थोड़ा मतलब कि बहस करने का मौका मिले या फिर कहाँ उसे जो है वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट करने का या फिर लड़ाई करने का, झगड़ा करने का मौका मिल जाए। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कॉम्बैटिव कहते हैं। यानी कि जिसका नेचर कैसा होता है, तो झगड़ालू स्वभाव का होता है, लड़ाकू स्वभाव का होता है। तो उसे हम कहते हैं कॉम्बैटिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अग्रेसिव, हॉस्टाइल, आर्ग्यूमेंटेटिव या फिर बेलिजरेंट। दोस्तों अग्रेसिव का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि जिसका रवैया बहुत ज़्यादा तीखा होता है, गर्म मिजाज वाला होता है, जो अग्रेसिव उसे हम कह सकते हैं। हॉस्टाइल का मतलब होता है एक तरीके से दुश्मनी। आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब होता है बहस करने वाला। या फिर बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू या फिर झगड़ालू। तो ये चारों हमारे जो है वो सिनोनिम्स है किस चीज़ के, तो कम्बैटिव के, जो कि है अग्रेसिव, हॉस्टाइल, आर्ग्यूमेंटेटिव या फिर बेलिजरेंट। अब अगर एंटोनिम देखें तो एंटोनिम इसका है पीसफुल, फ्रेंडली, काम या फिर जेंटल। दोस्तों पीसफुल, काम या फिर जेंटल या फिर फ्रेंडली, इन चारों का क्या मतलब हुआ, इन चारों का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शांत है, सौम्य है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोबर है, जो मतलब कि ज़्यादा मतलब कि किसी से बातें नहीं करता है, ज़्यादा झगड़ा नहीं करता है, ऐसा उसका बिल्कुल भी नेचर नहीं है। जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है यानी कि मिलनसार है, घुल मिल के रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं पीसफुल, फ्रेंडली, काम या फिर जेंटल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही इज़ वेरी कम्बैटिव इन मीटिंग्स। यानी कि वो मीटिंग्स के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लड़ाकू होता है। यानी कि हमेशा मौका देखता है कि कहाँ उसे बहस करने को मिल जाए। यानी कि हमेशा वो जो है वो मतलब कि इस मौके की तलाश में रहता है कि कब उसे झगड़ा करने मिले। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कम्बैटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्पिफ्लिकेट। दोस्तों स्पिफ्लिकेट का मतलब होता है हराना, नष्ट कर देना या फिर बर्बाद कर देना। यानी कि जब किसी चीज़ को जो है वो पराजित कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है, उसे बर्बाद किया जाता है, नष्ट किया जाता है, खत्म किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्पिफ्लिकेट करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ओवरकम, क्रश या फिर डिफीट। दोस्तों ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ से उभरना या फिर किसी चीज़ को जो है वो मात दे देना, तो उसे हम कहते हैं ओवरकम। क्रश का मतलब यहाँ पर एक तरीके से आप ले सकते हो कि बर्बाद कर देना, किसी चीज़ को नष्ट करने की कोशिश करना। डिफीट का मतलब आपको पता है हराना, पराजित करना। एंटोनिम इसका होता है बिल्ड, क्रिएट, सपोर्ट या फिर एनकरेज। बिल्ड या फिर क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को उभारना। सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को समर्थन करना, किसी चीज़ की मदद करना। एनकरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोत्साहन देना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं एनकरेज। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं जो कि है बिल्ड, क्रिएट, सपोर्ट या फिर एनकरेज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बिग टीम स्पिफ्लिकेटेड द स्मॉल वन। यानी कि जो बड़ी टीम थी उसने क्या किया कि छोटी वाली जो टीम थी उसको हरा दिया या फिर उसे एक तरीके से नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया यानी कि उसे पराजित कर दिया, हरा दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्पिफ्लिकेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा होता है।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है पिल्फर। दोस्तों पिल्फर का मतलब होता है चोरी करना, यानी कि छोटी मोटी चोरी करना, यानी कि कोई ज़्यादा बड़ी चोरी नहीं, बल्कि जो छोटी मोटी चोरी होती है, छोटी छोटी चीज़ों की चोरी होती है, तो उसे हम कहते हैं पिल्फर, यानी कि चोरी करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्टील, स्नैच, रॉब या फिर थीव। या दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब कि छीन लेना, किसी चीज़ की चोरी कर लेना, किसी चीज़ को किसी व्यक्ति से अलग कर लेना। तो उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टील करना, स्नैच करना यानी कि छीन लेना, रॉब करना का मतलब होता है चोरी करना, थीव का भी मतलब होता है चोरी करना। तो उसे हम कहेंगे स्टील, स्नैच, रॉब या फिर थीव। एंटोनिम इसका होता है गिव, डोनेट, ऑफर या फिर रिटर्न। दोस्तों गिव या फिर डोनेट का मतलब होता है देना, दान करना। ऑफर या फिर रिटर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कि वापस करना, किसी चीज़ को रिटर्न दे देना, तो उसे हम कहते हैं ऑफर या फिर रिटर्न। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बॉय पिल्फर्ड एन एप्पल फ्रॉम द शॉप, यानी कि एक लड़के ने क्या किया कि दुकान से जो है वो मतलब कि एप्पल की चोरी कर ली, यानी कि सेब उसने उठा लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पिल्फर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।